जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज पहला चैप्टर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है अर्थ इन द सोलर सिस्टम, यानी कि हमारे सौर मंडल में पृथ्वी। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ज्योग्राफी शब्द आया कहाँ से। तो ज्योग्राफी शब्द ग्रीक वर्ड से लिया गया है। किससे लिया गया दोस्तों? ग्रीक वर्ड जियोग्राफिया से। जियोग्राफिया अब दो शब्दों से मिलकर है, जियो प्लस ग्राफिया। तो वही जियो की बात करें, जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफिया का मतलब होता है स्टडी। अब इन दोनों को मिलाएं तो स्टडी ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी का अध्ययन या फिर पृथ्वी का वर्णन। अब ऐसे और भी ग्रीक वर्ड हैं जो जियो से रिलेटेड हैं, जिसको हम समझ लेते हैं। जियो, जिसको हम बोलते हैं कि जियोलॉजिया। जियोलॉजिया का मतलब, जियोलॉजी का मतलब पृथ्वी का अध्ययन। वही हम बात करें जियोमेट्री की तो पृथ्वी का मापन। वही अगर बात करें जियोऑइड की तो क्या है? पृथ्वी के आकार के अनुरूप, यानी कि भू ऑफ, यानी कि हमारे पृथ्वी का आकार कैसा है दोस्तों? तो उसका आकार है जियोऑइड शेप में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फादर ऑफ जियोग्राफी की। सबसे पहले इरेथोस्थनीज ने जियोग्राफी शब्द का यूज किया था। इन्होंने सबसे पहला मैप बनाया। इन्होंने सबसे पहले क्या है? वर्ल्ड का सबसे पहला मैप बनाया, जिसकी वजह से क्या है? पृथ्वी के परिधि का मापन हुआ। उसके बाद हम बात करें अगर फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी की तो उनका नाम है होमबोल्ड और इनका पूरा नाम है अलेक्जेंडर वॉन होमबोल्ड। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने ज्योग्राफी को बहुत ही साइंटिफिक और सिस्टमेटिक ढंग से बनाया, सो दैट हम क्या है ज्योग्राफी को या फिर अपने अर्थ को अच्छी तरीके से समझ सकें। इनका मेन फोकस था नेचर और ह्यूमन के बीच रिलेशन को समझना। यूं कहें तो नेचर और ह्यूमन के बीच के रिलेशन को समझना। चलिए हम जानते हैं कि आखिर ज्योग्राफी की स्टडी क्यों जरूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट है ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस, यानी कि संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। जब हमें पता होगा कि कौन सी चीजें कहाँ पे है, यानी कि जब हम जानेंगे कि जल कहाँ पे है, भूमि किधर है, वन किधर है, खनिज किधर है, तो हम क्या कर सकते हैं? संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग कर सकते हैं। वही अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट को तो ये है ह्यूमन एडॉप्टेशन, यानी कि मानवीय अनुकूलन। यानी कि जब हमें पता होगा कि कहाँ पे सर्दी, कहाँ पे गर्मी है, कहाँ पे घर बना सकते हैं, कहाँ पे भूकंप नहीं आएगा, कहाँ पे खेती किया जा सकता है, यानी कि कपड़ा, घर और खेती का तरीका, हम अगर ये क्या ह्यूमन एडॉप्टेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वही हम बात करें तो तीसरा पॉइंट है ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, यानी कि मानव पर्यावरण अंतरक्रिया। इसका मतलब ये है कि ह्यूमन का एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ा या फिर एनवायरनमेंट का ह्यूमन पे क्या इफेक्ट पड़ा, उस इफेक्ट को समझने के लिए हमें ज्योग्राफी को पढ़ना या फिर ज्योग्राफी की स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। वही हम बात करें अगर अपने चौथे पॉइंट की तो टू नो अबाउट द सोशल, कल्चर, इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द ह्यूमन लाइफ, यानी कि मानवीय जीवन की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक गतिविधियों को जानने के लिए, यानी कि पहले के लोग कैसे रहते थे, कहाँ रहते थे, उनकी बस्तियों को जानना, उनका परिवहन, व्यापार और संस्कृति को जानने के लिए हमें क्या है? ज्योग्राफी की स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्त। चलिए इसको हम छोटे से परिचय समझते हैं कि हम कहाँ रहते हैं। आप सभी को पता होगा कि हम जहाँ रहते हैं उसका नाम पृथ्वी है, यानी कि हम सब जिस ग्रह पर रहते हैं उसका नाम क्या है? अर्थ, यानी कि पृथ्वी। पृथ्वी क्या है? सिर्फ एक ग्रह नहीं है, बल्कि ये जीवन से भरा हुआ एक अद्भुत नीला ग्रह है। अब इसको नीला ग्रह क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे लगभग 71% क्या है? ओशियंस है और वहीं 29% क्या है? लैंड्स है। इसलिए हम इसको क्या है? नीला ग्रह बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल नीला और लैंड्स क्या है? थोड़ा ग्रीन। बात करें हम तीसरे पॉइंट की तो देख सकते हैं कि हमारा ग्रह क्या है? एक विशाल सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम का हिस्सा है। हमारा ग्रह क्या है? एक सौर मंडल का हिस्सा है और ब्रह्मांड में ऐसे असंख्य तारे और आकाश गंगाएं हैं। ब्रह्मांड में क्या है? असंख्य तारे और आकाश गंगाएं हैं। और हमारा सौरमंडल मिल्की वे, हमारा सौरमंडल जिसको हम मिल्की वे बोलते हैं, क्या है? गैलेक्सी का एक हिस्सा है जिसको हम हिंदी में क्या आकाश गंगा बोलते हैं। अब इसको आकाश गंगा क्यों बोलते हैं? क्योंकि आसमान में ये एक बहती हुई नदी से इसकी तुलना की गई है, यानी हमारे आकाश गंगा की एक बहती हुई नदी से तुलना की गई, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? आकाश गंगा बोलते हैं। तो चलिए हम आगे समझते हैं कि सौरमंडल क्या है, यानी कि सोलर सिस्टम। तो सूर्य और उसकी फैमिली को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? सौरमंडल बोलते हैं। यानी सौरमंडल का केंद्र क्या है? सन, यानी कि सूर्य। ये क्या है? एक तारा है। वही सूर्य के चारों ओर ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह और धूल के कण क्या है? घूमते रहते हैं। अब सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? सबको अपनी कक्षा में बांधे रहता है। यानी कि सूर्य क्या है? सूर्य की अगर बात करें तो हेड ऑफ द फैमिली। हेड ऑफ द फैमिली का काम क्या होता है? कि सभी परिवार वालों को एक जगह बांध के रखना। वैसे ही सूर्य का काम है
या फिर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, सभी को बांधे रखता है। अब सौरमंडल के प्रमुख अंग की बात करें, अब यहाँ पे आप पहले देख सकते हैं कि सूर्य क्या है, सेंटर में, यानी हेड ऑफ द सोलर सिस्टम है, हेड ऑफ द फैमिली बोल सकते हैं इसको। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे तो ये सारे ग्रह को क्या है, अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से बांधे हुए हैं। वही अगर हम बात करें सौर मंडल के प्रमुख अंग के बारे में, तो सन सबसे पहले आता है सूर्य। सूर्य क्या है, हेड ऑफ द फैमिली। वही उसके बाद 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह जिसको हम एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं, और धूमकेतु जिसको कॉमेट, और उल्काएं यानी मेट्रॉइड्स। ये क्या है, सब क्या है, सौरमंडल का प्रमुख अंग है यार, सौरमंडल का हिस्सा है। यूँ कहें तो सौरमंडल का हिस्सा, तो इट्स फैमिली यानी इनकी फैमिली में ये सारी चीज़ें आती हैं। ये सारी चीज़ें दोस्तों इनकी फैमिली में आती है, यानी 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और उल्काएं। ये क्या है, सूर्य उसकी फैमिली है। तो चलिए हम बात करते हैं सूर्य की, यानी कि सन की। तो सूर्य हमारे सौरमंडल का क्या है, केंद्र है, यानी कि सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, यानी कि सेंटर में क्या है, सेंटर में सूर्य है। वही अगर बात करें तो सूर्य क्या है, हमें प्रकाश और ऊष्मा का मुख्य स्रोत है, यानी सूर्य हमें क्या है, लाइट और हीट देता है। सूर्य ही एक ऐसा स्टार है, या फिर सूर्य ही एक ऐसा स्टार बोले या तारा बोल सकते हैं, सूर्य एक ऐसा तारा है जो हमें क्या है, ऊष्मा और प्रकाश देता है। सूर्य गैसों से बना हुआ है, गैसों से मिलकर बना हुआ है। मुख्यतः इसमें क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस है। तो सूर्य का जो कंपोजिशन है वो देख सकते हैं, हाइड्रोजन प्लस हीलियम से मिलकर बना हुआ है। उसमें क्या है, अदर गैसेस भी हैं और डस्ट से भी मिलकर बना है। अब इसके सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें तो सोर्स ऑफ एनर्जी मेनली क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन से आती है। किससे आती है दोस्तों, न्यूक्लियर फ्यूजन से। अब वही एनर्जी सोर्स की बात करें तो जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलते हैं तो हीलियम का निर्माण करते हैं और ढेर सारी एनर्जी निकलती है, और इसी एनर्जी की क्या है, यही एनर्जी क्या है, लाइट और हीट का कारण है। वही बात करें तो सूर्य की ऊर्जा से ही क्या है, जीवन संभव है, यानी कि सूर्य ही हमें वो ऊर्जा देता है जिसके लिए क्या है, लाइफ एग्जिस्ट करती है पृथ्वी पे, या फिर लाइफ संभव है। अब पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, यानी कि लगभग 150 मिलियन किलोमीटर। और सूर्य का व्यास पृथ्वी के लगभग 109 गुना बड़ा है। जो सूर्य का व्यास है दोस्तों, वो पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं ग्रह की, यानी प्लैनेट्स की। तो ग्रह ऐसे पिंड है जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते, बल्कि सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, यानी कि रिवोल्यूशन करते हैं, और ये एक निश्चित मार्ग में करते हैं। कैसे करते हैं दोस्तों, एक निश्चित मार्ग में, एक निश्चित पाथ पे करते हैं। अब सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। सबसे पहला ग्रह बुध, जिसको हम मरकरी बोलते हैं। दूसरा ग्रह शुक्र, जिसको हम वेनस बोलते हैं। पृथ्वी। तीसरा ग्रह है जिसको हम अर्थ बोलते हैं। वही मंगल, जिसको हम मार्स बोलते हैं। और पृथ्वी बृहस्पति, जिसको हम जुपिटर बोलते हैं। और शनि, जिसको हम सैटर्न बोलते हैं। तो 7वां ग्रह है यूरेनस, जिसको हम अरुण बोलते हैं। और वही 8वां ग्रह क्या है, नेपच्यून, जिसको हम वरुण बोलते हैं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा थोड़ा चीज़ें समझते हैं। अब बुध के बारे में समझे, बुध यानी मरकरी के बारे में। तो इस पे कोई भी वायुमंडल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इस पे क्या है, कोई भी वायुमंडल नहीं है। तो इसलिए वायुमंडल नहीं होने के कारण इसका जो टेम्परेचर डिफरेंट है, जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो लगभग 600 डिग्री सेल्सियस है। इसी वजह से इस पे क्या है, दिन बहुत गर्म और रातें बहुत ठंडी होती है। इसका टेम्परेचर डिफरेंस सबसे ज़्यादा है, 600 डिग्री सेल्सियस है। इसकी वजह से क्या है, दिन बहुत गर्म होता है और रातें बहुत ठंडी होती है। नासा इसकी स्टडी के लिए एक सैटेलाइट छोड़ा है, जिसका नाम है मैसेंजर क्या है, नासा के द्वारा छोड़ा गया है, जो बुध के क्या है, स्टडी करता है। वही अगर बात करें सूर्य की, और यही दोस्तों सबसे छोटा, यानी कि बुध क्या है, हमारा सबसे छोटा प्लेनेट है। वही अगर हम बात करें शुक्र यानी वेनस की, तो वेनस क्या है, जिसको हम पृथ्वी का जुड़वा ग्रह बोलते हैं, जो सबसे क्या है, चमकीला तारा है, और ये बहुत गर्म होता है। अब गर्म होने का कारण क्या है कि इस पे क्या है, CO2 मौजूद है। इसमें बहुत सारे क्या है, CO2 गैस मौजूद है, इसलिए क्या है, बहुत ज़्यादा गर्म है। इसका भी कोई उपग्रह नहीं है और बुध का भी कोई उपग्रह नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी यानी कि अर्थ, पृथ्वी को हम गोल्डीलोक जोन में बोलते हैं। पृथ्वी क्या है, गोल्डीलोक जोन है। गोल्डीलोक जोन क्या होता है, गोल्डीलोक जोन वो होता है जहाँ के जीवन के लिए पर्याप्त टेम्परेचर मौजूद हो, उसको हम क्या बोलते हैं, गोल्डीलोक जोन बोलते हैं। वही अगर हम बात करें मंगल ग्रह की, मंगल यानी कि मार्स क्या है, रेड है, इसको हम क्या है, रेड प्लेनेट यानी कि लाल ग्रह बोलते हैं। अब लाल ग्रह क्यों बोला, इस पे यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से इसका कलर क्या है, लाल दिखता है।
और मंगल ही दूसरा ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन की संभावना देखी जा रही है, हालांकि अभी पॉसिबल नहीं हुई है बट देखी जा रही है मंगल ग्रह पे। वही अगर हम बात करें पांचवें ग्रह, तो पांचवा हमारा ग्रह है क्या है, बृहस्पति यानी जुपिटर। जुपिटर क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है। साइज की बात करें तो जुपिटर साइज में सबसे बड़ा ग्रह है और इसके अंदर प्लेनेट और स्टार दोनों के गुण पाए जाते हैं, यानी कि इसके अंदर सूर्य और ग्रह यानी तारा और ग्रह दोनों का गुण पाया जाता है। और इसके जो सैटेलाइट है, टोटल नंबर ऑफ सैटेलाइट कितने हैं दोस्तों, 79। वही अगर हम बात करें शनि ग्रह यानी सैटर्न की, सैटर्न क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट ग्रह है। सैटर्न क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट ग्रह है, जिसके सबसे ज़्यादा यानी हाईएस्ट यानी मैक्सिमम क्या उपग्रह है। और इसके सैटर्न के उपग्रहों की संख्या कितनी है, टोटल 82। और इसके अंदर ऐसा बोला जाता है कि शनि ग्रह के अंदर ब्राइट कंसंट्रिक रिंग यानी कि चमकीले वलय का छल्ले, शनि ग्रह के आसपास क्या है, चमकीले वलय के, मान लीजिए शनि ग्रह है तो इसके आसपास क्या है, चमकीले वलय के छल्ले भी घूमते रहते हैं। बात करते हैं यूरेनस की। यूरेनस यानी कि अरुण, अरुण ग्रह ये ऐसा पहला ग्रह है जिसको क्या है, टेलीस्कोप की सहायता से 1781 में खोजा गया। अब क्या है, इसका कलर क्या है, इस प्लेनेट का कलर ग्रीन है, क्योंकि यहाँ पे मीथेन गैस बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, इसकी वजह से इसका कलर क्या है, ग्रीन है। वहीं अगर बात करें हम नेपच्यून की, तो नेपच्यून दोस्तों, नेपच्यून यानी कि वरुण, सूर्य से सबसे अधिक दूरी पे स्थित इकलौता ग्रह जिसका नाम है नेपच्यून यानी कि वरुण। और ये क्या है, सूर्य से अधिक दूर होने के कारण ये क्या है, फ्रीज्ड है, यानी एकदम बर्फ है। प्लेनेट्स के रिवोल्यूशन की यानी कि उसके परिक्रमा की देख सकते हैं चित्र में, सूर्य है, सूर्य के चारों ओर प्लेनेट क्या करते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं। वही यूरेनस और विनस यानी कि शुक्र ग्रह, अरुण ग्रह, यहाँ देख सकते हैं अरुण यानी यूरेनस और शुक्र ग्रह, ये क्या है, पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य का चक्कर लगाएंगे। बाकी सारे प्लेनेट क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, यानी ग्रहों को डिस्टेंस के हिसाब से, ग्रहों को क्या है, डिस्टेंस के हिसाब से याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये, अगर इसको इंग्लिश में याद करना चाहे तो माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्स अस नूडल्स। वही अगर हिंदी में बात करें तो बहुत सुंदर प्यारी माँ बोले सबका आदर वरदान है। तो इसका क्या है, सबसे पहले मरकरी, उसके बाद वेनस आता है, उसके बाद अर्थ है, उसके बाद क्या है मार्स, उसके बाद जुपिटर, उसके बाद सेटर्न, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून। वही अगर बात करें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम पृथ्वी यानी कि पृथ्वी जो हमारा घर है या फिर जहाँ पे हम रहते हैं, तो पृथ्वी के बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी सूर्य का तीसरा ग्रह है, यानी डिस्टेंस के हिसाब से देखा जाए तो पृथ्वी, अगर ये सूर्य है तो ये पृथ्वी है, अगर ये सन है तो पृथ्वी क्या है, सूर्य से तीसरे ग्रह पे। ये एकमात्र ग्रह है जहाँ पे क्या है, जीवन पाया जाता है। अब जीवन क्यों पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जल, वाटर और तापमान जीवन के लिए क्या है, उपयुक्त है। वहीं बात करें तो पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है और 29% भाग भूमि है, यानी कि लैंड है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, ब्लू प्लेनेट बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं इसको, ब्लू प्लेनेट बोलते हैं। वही अगर हम बात करें तो पृथ्वी क्या है, गोल नहीं बल्कि चपटी हुई गोलाकार है, ऑब्लेट स्फेरॉइड है, यानी कि इसके अगर शेप की बात करें तो पृथ्वी का शेप कैसा है, पृथ्वी का शेप है जियोइड शेप, यानी कि बीच में गोल और ध्रुवों पे थोड़ा सा फ्लैट। अगर हम बात करें पृथ्वी के डायमीटर की, तो हम जब नॉर्थ से साउथ की तरफ चलते हैं या फिर साउथ से नॉर्थ की तरफ चलेंगे तो इसका डायमीटर हो जाता है लगभग 12,714 किलोमीटर। वही अगर हम बात करें इसके डायमीटर पूर्व से पश्चिम की ओर या फिर पश्चिम से पूर्व की ओर, तो इसका डायमीटर हो जाता है 12,755 किलोमीटर। वही अगर हम बात करें इसके रेडियस की, तो इसका रेडियस हो जाता है लगभग 6300 यानी 6,300 किलोमीटर। वही अगर हम बात करें इसके डिस्टेंस की, तो सन से इसकी दूरी है दोस्तों, वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, यानी कि लगभग 14.96 करोड़ किलोमीटर है। वही अगर हम बात करें इसका मून से, तो मून से इसका डिस्टेंस है लगभग 3,84,000 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चंद्रमा यानी मून के बारे में। चंद्रमा का पृथ्वी का एकमात्र क्या है, नेचुरल सैटेलाइट यानी कि प्राकृतिक उपग्रह है।
यह स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता बल्कि सूर्य के प्रकाश से परावर्तित होता है। अब चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी या फिर पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है, यानी कि 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 गुना है। वही अगर हम बात करें इसके रोटेशन या रिवोल्यूशन की, तो यह लगभग 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में पृथ्वी का परिक्रमा पूरी करता है और लगभग इतने ही टाइम में ये क्या है, अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर जाता है। जैसे लट्टू अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, वैसे ये भी लगभग 28 दिन में ये परिक्रमा और परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति को पूरा करता है, यानी रिवोल्यूशन और रोटेशन दोनों लगभग 28 डेज में पूरा करता है। यही वजह है दोस्तों, यही वजह है कि जब हम पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं तो उसका केवल एक भाग दिखाई देता है। बढ़ते हैं और देखते हैं कि चंद्रमा पर न तो हवा है न पानी है, इसलिए वहाँ पर जीवन संभव नहीं है या फिर वहाँ पे कोई जीवन की संभावना नहीं देखी जा सकती। तारों के बारे में, तो तारे क्या है, जलते हुए गैसीय पिंड होते हैं। ये क्या होते हैं, भारी गैसों से बने होते हैं, गैस के गोले होते हैं या फिर गर्म गैस के गोले हुए हैं। इसको यूं कहें तो गर्म गैस के गोले होते हैं जो स्वयं का प्रकाश और उष्मा देते हैं। सूर्य भी क्या है, हमारा सूर्य भी एक तारा है, लेकिन हमें बड़ा लगता है क्योंकि वो हमारे सबसे पास है। सोचिए कि सूर्य हमारे सबसे पास होने के बावजूद भी लगभग हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। बात करें आगे की, तो आसमान में दिखने वाले तारे बहुत दूर हैं, इसलिए क्या है, हमें छोटे लगते हैं। जब हम रात में देखते हैं तो हमें सारे तारे चांद दिखाई देते हैं, चूंकि वो तारे टिमटिमाते हुए दिखाई, आप इस फिगर में आप देख सकते हैं, चूंकि ये तारे क्या है, टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं क्योंकि हमसे बहुत दूर है, इसलिए हमें क्या है, टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। वही अगर हम बात करें तारे के समूह को, हम क्या बोलते हैं, नक्षत्र बोलते हैं। तारे के समूह को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, नक्षत्र बोल जाते हैं। और उदाहरण के लिए समझे तो सप्तऋषि देख सकते हैं। ये सप्तऋषि क्या है, ये जिसको हम उषा मेजर बोलते हैं, और ओरियन या फिर ओरायन, ये क्या है, एक नक्षत्र का समूह है। और ध्रुव तारा के बारे में बात करें तो यहाँ पे ध्रुव तारा जो क्या है, हमारे दिशा को बताता है। अगर हम बात करें अन्य खगोलीय पिंड की, तो क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच एस्टेरॉइड्स बेल्ट में पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, तो क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड्स बेल्ट में पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये क्या है, एक क्या है, एस्टेरॉइड्स बेल्ट है। इसमें क्या है, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हैं जिसको हम क्या है, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। ये बृहस्पति है और ये मंगल, इन दोनों के बीच में, यानी कि ये बृहस्पति है तो यहाँ मंगल होगा, इन दोनों के बीच में क्या है, एक छोटी पत्थर के टुकड़ों की पट्टी है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। और ये कहीं ना कहीं क्या है, हमारे प्लेनेट्स के ही पार्ट है। कहीं ना कभी लाखों साल पहले क्या है, प्लेनेट्स क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में बटे और इन्होंने एक क्या है, एस्टेरॉइड्स बेल्ट बना लिया, यानी पत्थर के टुकड़ों बना लिए, जो कि ये भी क्या है, सूर्य के चारों ओर घूमते रहते। धूमकेतु यानी कॉमेट्स की, तो ये बर्फ और धूल के बने होते हैं। किसके बने हुए दोस्तों, बर्फ और धूल से बने हुए होते हैं। और सूर्य के पास आते ही क्या, ये क्या क्या करने लगते हैं, चमकने लगते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, शूटिंग स्टार भी बोलते हैं। वही अगर हम बात करें उल्काओं की यानी मेट्रोइड्स की, तो ये क्या है, जलते हुए छोटे पिंड जो वायुमंडल में जलकर टूट जाते हैं। मेट्रोइड्स क्या है, यानी उल्काएं क्या होती है, ये जलते हुए छोटे पिंड होते हैं जो वायुमंडल में, यानी जो हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में आते हैं तो जलकर टूट जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें उल्का पिंड की, मेटेओरिट्स की, तो जब उल्काएं पूरी तरह से जल नहीं पाती, यानी कि जब वे वायुमंडल में पूरी तरह से जल नहीं पाती, तो क्या है, हमारे पृथ्वी के धरातल पर आकर टकराती है, यानी कि हमारे धरती पर आकर गिर जाती है और धरातल में एक बहुत बड़ा होल या फिर गड्ढा कर देती है। बात करते हैं नक्षत्र और तारा मंडल की, तो नक्षत्र क्या होता है, तारों का समूह है जो खास आकृति के होते हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि सप्तऋषि यानी उर्सा मेजर, ये क्या दर्शाता है, 7 ऋषियों का प्रतीक दर्शाता है। वहीं हम बात करें ओरियन की, तो शिकारी की आकृति जैसा है। वहीं हम बात करें कैसियोपिया की, तो अंग्रेजी के डब्लू जैसी आकृति को दिखाता है। वहीं हम बात करें ध्रुव तारा, जिसको हम क्या है, पोल स्टार बोलते हैं, हमेशा क्या है, उत्तर दिशा में दिखाई देता है। या फिर पहले के लोग ध्रुव तारा को देखकर यानी पोल स्टार को देखकर क्या है, दिशा का अनुमान लगाते थे। तो चलिए इसके छोटे से कंक्लूजन को समझ लेते हैं। जैसा कि हमने देखा कि ब्रह्मांड बहुत ही विशाल है और हमारा सौरमंडल उसका एक छोटा सा हिस्सा है। जैसा कि आपको पता होगा कि ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें विजिबल है या फिर अनविजिबल है, वो सारी चीज़ें यानी कि मैटर एंड एनर्जी सबको मिला के जो अस्तित्व में है
उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड बोलते हैं। और ब्रह्मांड हमारा क्या है, निरंतर एक्सपेंड कर रहा है। वही अगर हम बात करें पृथ्वी, पृथ्वी एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे जीवन संभव है, या फिर ये पृथ्वी जीवन का अनमोल घर है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, संतुलित वातावरण है। यानी कि जीने के लिए, लाइफ के लिए क्या है, संतुलित वातावरण। यानी कि यहाँ पे क्या है, पर्याप्त मात्रा में जल, वायु और क्या है, टेम्परेचर है, जो क्या है जीवन के लिए, जीवन को पॉसिबल बनाती है। तो आगे देखते हैं, अगर हमें सौरमंडल की संरचना और गति को समझना है तो भूगोल यानी ज्योग्राफी क्या है, इसकी नींव है। तो दोस्तों ये जो हमने अभी पढ़ा है वो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एनडीए, एसएससी और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या है, बहुत ही आवश्यक है। चलिए इसको थोड़ा सा एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से समझ लेते हैं, यूनिवर्स और बिग बैंग थ्योरी के बारे में। ऐसा बोला जाता है कि बिग बैंग थ्योरी की उत्पत्ति, बिग बैंग यानी पहले एक छोटा सा बिंदु हुआ करता था जिसके अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा प्रेशर था। जब इसका विस्फोट हुआ तो क्या हुआ, अपने यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, या फिर ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 13 अरब वर्ष पहले बिग बैंग नामक विस्फोट से हुई थी। वही दोस्तों मैं बता रहा था, बिग बैंग क्या होता है। बिग बैंग होता है ऐसा वैज्ञानिक बोलते हैं कि एक छोटा सा बिंदु था जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा हाई डेंसिटी थी, जब इसका विस्फोट हुआ तो क्या है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, यानी कि ब्रह्मांड बना। और ऐसा माना जाता है कि तब से लेकर अब तक ब्रह्मांड क्या लगातार एक्सपेंड कर रहा है, यानी कि लगातार फैल रहा है। अब कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ब्रह्मांड का विस्तार का प्रमाण कौन सा है, यानी फिर ब्रह्मांड के विस्तार का प्रमाण कौन सा है, तो उसका सही आंसर है रेडशिफ्ट ऑब्जर्वेशन या फिर रेडशिफ्ट थ्योरी। तो चलिए हम लाइट ईयर कंसेप्ट को समझ लेते हैं। प्रकाश 1 सेकंड में लगभग 3 लाख यानी कि 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड चलता है। वही अगर हम बात करें तो एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसे हम क्या है, 1 लाइट ईयर यानी फिर एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। और यह दूरी लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर होती है। यानी कि एक वर्ष में हमारा प्रकाश लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर चल सकता है। आप सभी को पता होगा कि जब सूर्य से प्रकाश निकलता है तो पृथ्वी तक पहुंचने में उसको लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। चलिए हम समझते हैं प्लेनेट क्लासिफिकेशन के बारे में। तो अब हमारे पास केवल 8 प्लेनेट को मान्यता दी गई है। प्लूटो को क्या है, ड्वार्फ प्लेनेट घोषित कर दिया गया। और वही अगर बात करें ड्वार्फ प्लेनेट के उदाहरण के बारे में तो प्लूटो, सीरस, इरस और मेकपिक और होमिया, ये क्या है, ये सारे ड्वार्फ प्लेनेट हैं। अब ड्वार्फ प्लेनेट कौन से होते हैं, मान लीजिए सूरज है, ये ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, और ये प्लूटो है। तो प्लूटो क्या करता था कि अपना रिवोल्यूशन पाथ, वो एक सर्टेन पाथ में नहीं घूमता था, वो क्या है, अदर प्लेनेट्स के ऑर्बिट को काटता रहता था, अदर प्लेनेट के ऑर्बिट को काटता था। इसलिए क्या है, उसको इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 2006 में प्लेनेट से बाहर निकालकर उसको क्या कर दिया, ड्वार्फ प्लेनेट के दर्जा में, ऐसी श्रेणी में डाल दिया। बात करें कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिक यूनियन की, तो इसकी स्थापना 1919 में हुई थी, जो कि आज के पेरिस यानी कि फ्रांस में है। अब इसके पास ऐसा अधिकार है कि ग्रहों के नामकरण कर सकता है, ग्रह, उपग्रह, तारे, इनके नामकरण करने का अधिकार सिर्फ IAU के पास ही है। चलिए हम समझ लेते हैं इनर और आउटर प्लेनेट के बारे में, यानी कि इनके ग्रह की विशेषताओं के बारे में। तो इनर प्लेनेट किसको बोलते हैं दोस्तों, मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स। ये चार जो सूर्य के सबसे नज़दीक हैं, ये चार ग्रह जो सूर्य के सबसे नज़दीक हैं, उनको क्या बोला जाता है, इनर प्लेनेट यानी कि आंतरिक ग्रह। ये क्या है, इनकी सतह क्या है, ठोस है, और ये साइज में क्या है, छोटे हैं और सूर्य के पास में है। वही अगर हम बात करें आउटर प्लेनेट की, तो नाम से आप समझ सकते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये क्या है, गैसीय होते हैं, यानी कि गैस के बने होते हैं, और ये साइज में बड़े होते हैं और एक रिंग सिस्टम में काम करते हैं। तो इनको क्या हम बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं दोस्तों आउटर प्लेनेट। तो याद रखिएगा कि इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट कौन कौन से हैं, क्योंकि ये भी कभी कभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। समझते हैं अर्थ मोशंस के बारे में, यानी कि रोटेशन और रिवोल्यूशन। रोटेशन क्या है दोस्तों, पृथ्वी अपने, आप सभी को पता होगा पृथ्वी अपने अक्ष पे क्या है, 24 घंटे यानी एक दिन में घूमती है, चक्कर लगा लेती है, जिसकी वजह से क्या है, दिन और रात होते हैं। जिसकी वजह से क्या होते हैं दोस्तों, रात और दिन होते हैं। वही अगर हम बात करें रिवोल्यूशन की, तो आपको पता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है,
यानी कि 365 दिन 6 घंटे में पृथ्वी क्या है, लगभग 1 वर्ष में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अब वहीं अगर पृथ्वी के झुकाव की बात करें तो पृथ्वी अपने अक्ष पे यानी फिर अपने एक्सिस पे, मान लीजिए ये एक्सिस है, तो पृथ्वी अपने एक्सिस पे लगभग 23.5 डिग्री, यानी इस डिग्री की बात करें तो लगभग क्या है, 23.5 डिग्री घूमी हुई है। बात करते हैं अक्ष के झुकाव की, तो पृथ्वी क्या है, आप सभी को पता है कि पृथ्वी क्या है, लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसकी वजह से सीजन यानी ऋतुएं बदलती रहती है, सीजन चेंज होता है। यानी कि मान लीजिए ये पृथ्वी है और पृथ्वी ये क्या है 90 डिग्री का कोण है, तो देख सकते हैं क्या है अपने एक्सिस से, यानी ये अगर ये इसका एक्सिस है तो यहाँ से कितना 23.5 डिग्री इधर की तरफ झुकी हुई है, तो इसके एक्सिस यानी सेंटर ये बन जाता है, इसका सेंटर ये बन जाता है दोस्तों। तो 23.5 डिग्री और कितना है 67 डिग्री का कोण बनाता है। अगर इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो लीप ईयर किसको बोलते हैं, यानी हर 4 साल में लीप ईयर एक बार आता है, क्योंकि जो ये 6 घंटा है, 4 साल में 6 चौका 24, यानी कि 6 × 4 किया जाए तो 24, तो 24 घंटे बन जाते हैं। तो वही जो फरवरी का 29 फेब होता है, जो हर 4 साल में एक बार आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लीप ईयर बोलते हैं दोस्तों। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अर्थ सैटेलाइट्स के बारे में। तो नेचुरल सैटेलाइट्स अर्थ का क्या है, केवल एक है, वो है मून। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट यानी कि मानव निर्मित उपग्रह की बात करें, यानी कि मैन मेड सैटेलाइट की बात करें तो आर्यभट्ट, जिसको 1975 में बनाया गया, वही इनसैट, जीसैट, चंद्रयान और आदित्य इत्यादि हैं। अब आदित्य L1, अब इसको समझे तो आदित्य L1 क्या है, इंडिया का पहला सोलर मिशन जो कि 2023 में छोड़ा गया था। इसरो ने इसे बनाया था कोरोना की स्टडी, यानी कोरोना यानी सूर्य की स्टडी के लिए। कोरोना का एक पार्ट होता है सूर्य का एक पार्ट होता है कोरोना, तो कोरोना की स्टडी के लिए आदित्य L1 को क्या है छोड़ा गया, और ये इंडिया का पहला सोलर मिशन है। तो चलिए हम बात करते हैं प्लैनेटरी ऑर्डर और ऑर्बिट शेप की। तो ग्रहों की कक्षा क्या है, अंडाकार यानी इलिप्टिकल शेप की होती है। ये देख सकते हैं, अगर ये हमारा सूर्य है तो इसके चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाते हैं वो क्या है, इलिप्टिकल पाथ में लगाते हैं, यानी कि अंडाकार लगाते हैं, यानी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में। और केपलर लॉ से ही क्या है सौरमंडल की गति को समझ सकते हैं। अब एक और बात समझते हैं कि जब सूर्य सबसे नज़दीक होता है, यानी कि मान लीजिए बुध ग्रह है, बुध है, ये शुक्र है, ये हमारी क्या है पृथ्वी है। तो पृथ्वी जब सूर्य से सबसे नज़दीक होती है तो उस समय को हम क्या बोलते हैं, पेरिहेलियन बोलते हैं। वहीं अगर हम बात करें सूर्य सबसे दूर, यानी जब सूर्य पृथ्वी से, यानी ये सन है और ये पृथ्वी है, ये सबसे दूर होता है, इस केस को हम क्या बोलते हैं, अपहेलियन बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, अपहेलियन बोलते हैं। एटमॉस्फेयर और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, तो पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो 78% है, वही ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है 21%, और अदर गैसेस क्या है 1% है। वही पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या है सोलर विंड से बचाता है। पृथ्वी के अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो हम सोलर विंड से क्या होते, जल जाते। यानी कि पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम क्या है जियो मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं। अब एक चीज़ है वैन एलन वेल्स, ये क्या है चार्ज पार्टिकल से पृथ्वी को दूर रखते हैं। जितने चार्ज पार्टिकल आते हैं वो क्या है जो पृथ्वी पे हानि ना पहुंचाए, उससे क्या है पृथ्वी को दूर। इंपॉर्टेंट करंट लिंकेज के हिसाब से इसरो का मिशन यानी चंद्रयान 3 जो कि 2023 में छोड़ा गया था, कहाँ पे, चंद्रमा के साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव पे। वही आदित्य L1 जो क्या है सूर्य के कोरोना की स्टडी के लिए छोड़ा गया है। वही अगर हम बात करें नासा मिशन की तो पार्कर सोलर प्रोब सूर्य की स्टडी के लिए छोड़ा गया है। वही जेम्स वेब टेलीस्कोप 2021 में छोड़ा गया। वही बात करें इसरो हेडलाइट्स के बारे में, ये क्या L1 2024 आदित्य L1 2024 में भारत का पहला सोलर मिशन है। अगर हम बात करें गगनयान की तो ये क्या है मानव अंतरिक्ष का पहला मिशन, ये आने वाला मिशन होने वाला है दोस्तों। वही अगर बात करें हम नासा हेडलाइट्स की तो आपने ये देख लिया है, आपने देखा जेम्स वेब टेलीस्कोप, यानी कि दूरस्थ स्थित आकाशगंगाओं के अध्ययन के लिए हम क्या है इस स्कोप को। तो चलिए हम देखते हैं इसरो का फुल फॉर्म क्या है। तो इसरो का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी, जो आज के क्या है बेंगलुरु, यानी कि बेंगलोर में, भारत के बेंगलोर में स्थित है। और इसके संस्थापक कौन थे, विक्रम साराभाई, यानी कि डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। अगर हम बात करें इसके मुख्य उद्देश्य की तो भारत के लिए अंतरिक्ष तकनीकी का विकास और उसका शांति एवं विकास कार्यों के उपयोग में लाना। तो चलिए हम देख लेते हैं नासा के बारे में। नासा मतलब कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है,
तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, यानी कि वाशिंगटन डीसी आज के अमेरिका में। अब इसके संस्थापक कौन थे? तो अमेरिकी कांग्रेस द्वारा अधिनियम यानी कि नासा एक 1950 से स्थापित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका मुख्य उद्देश्य है अंतरिक्ष अनुसंधान और वैज्ञानिक अन्वेषण और मानव अंतरिक्ष उड़ान के कार्यों को संचालन करना या फिर ऐसे कार्यों का संचालन करना। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए तो इसका मुख्य उद्देश्य है अंतरिक्ष संसाधन, वैज्ञानिक अन्वेषण और मानव अंतरिक्ष उड़ान के कार्यों का संचालन करना अच्छी तरीके से। कि भूगोल वहीं से शुरू होता है जहां हमारे आकाश के प्रति जिज्ञासा जन्म लेती है। सौरमंडल में पृथ्वी को समझना स्वयं ब्रह्मांड को समझने की पहली क्या है? सीढ़ी है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है दोस्तों।